Hello everyone. Once again I'm here with another lecture. Students, मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट जोग्राफ़ी से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का दूसरा लेक्चर लेकर के। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका पहला लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़ हैज़ बीन प्रेजेंटेड हियर लास्ट डे। तो ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जो मैं लेके हाजिर हूँ। आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज को हमने रिसोर्स की डेफिनीशन जो मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड डेफिनीशन होती है उसको हमने बता दिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन जो है ब्रॉडली और नैरोली रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशंस को हमने स्टडी किया। अब आगे स्टूडेंट्स इसकी कैटेगरी में मींस हमने स्टार्ट किया था ब्रॉडली पढ़ना। अब उसी कैटेगरी में हम दूसरे टाइप्स ऑफ रिसोर्स में हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन को स्टडी कर लिया था। ठीक है। सेकंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है उसकी अपनी समाप्यता। ठीक है, कि वो चीज़ कब समाप्त होती है, मीन्स व्हेन द थिंग्स इज़ गोइंग टू बी एंड। ओके, तो कोई चीज़ कब एंड होती है, फिनिश होती है, उसको हम एग्जॉस्टिबिलिटी कहते हैं। तो अब उसकी एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे हम रिसोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं और दूसरे को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट कैन बी रिप्लेनिश और रिप्रोड्यूस्ड और रीगेन्ड अगेन ना, जो दूसरी बार जो है फिर से प्राप्त की जा सकती है, रिप्रोड्यूस की जा सकती है, रिन्यू की जा सकती है फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम दोबारा जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक बार खर्च हो जाए तो हम उसको दोबारा रीगेन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको प्राप्त करने के तमाम प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलार एंड विंड एनर्जी, जो कि वाटर हो गया, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो गया, ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जिनको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी जो हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आते हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ना, कंटिन्यूअस एंड फ्लो, या फ्लो के कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें स्टूडेंट्स आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सेकेंड होती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, सो ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स, दीज ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज जो हैं बहुत लंबे जियोलॉजिकल टाइम में जो है इनको हम येल्ड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत लंबा समय लेते हैं टू बी गेट रिप्लेनिस्ड, और जिसको फिर से प्राप्त करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स जिसको बनने में लगते हैं। तो एक बार खर्च हो जाता है तो फिर से मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में। सो इस तरह के रिसोर्सेज को आसानी से हम रिगेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, इनके जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है उसको हम कहेंगे रिसाइकेबल होता है, और दूसरा होता है वो नॉन रिसाइकेबल होता है। ठीक है, तो रिसाइकेबल जो है वो मेटल्स वगैरह होते हैं, और नॉन रिसाइकेबल जो होते हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पे, स्वामित्व के आधार पे। ठीक है, रिसोर्सेस को हम ओनरशिप के बेसिस पे हम उसको चार कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, तीसरा इसको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं, और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। ठीक है, तो जो पहला होता है स्टूडेंट्स इंडिविजुअल रिसोर्सेस। सो इंडिविजुअल जैसा कि नाम से मालूम होता है कि विच इज़ ओन्ड बाई विच इज़ ओन्ड प्राइवेटली और बाई इंडिविजुअल्स। ओके, जो ओन्ड होता है जिस पे एक व्यक्ति का स्वामित्व अकेले का होता है, प्राइवेट निजी उसका स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का जो है उस पर
स्वामित्व हो। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिसोर्सेस को हम इंडिविजुअल रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल जो रिसोर्सेस होते हैं, तो बेसिकली ऐसे जो रिसोर्स होते हैं विलेज एरियाज़ में अगर हम बात करें, तो विलेज एरियाज़ में जैसे प्लॉट्स हो गया, जो लोगों के लैंड होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हो गई, प्लांटेशन हो गया, पास्चर लैंड्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, वाटर कुओं में पानी हो गया, ये सब चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो हर एक चीज़ प्रॉपर्टी के फॉर्म में, कोई भी चीज़ हो, आपकी जो प्रॉपर्टी जो आपकी इंडिविजुअल है, आपकी कार, बाइक, आपका घर, आपके मॉल, आपकी शॉप्स, कुछ भी, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, अब कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल का अपोजिट होता है। जहाँ इंडिविजुअल में किसी एक का ओनरशिप हुआ करता था, यहाँ पे ये ओनरशिप जो है वो कई लोगों में बढ़ जाता है। मीन्स एक कम्युनिटी एक साथ उस रिसोर्स के ऊपर, ठीक है, अपना ओनरशिप दिखा सकती है। तो ऐसे जहाँ पे हर किसी की एक्सेसिबिलिटी होती है, मतलब कि वहाँ कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेंबर जो है कोई भी जो कम्युनिटी का हो वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी वाली रिसोर्सेस होते हैं, उनको हम ग्रेजिंग ग्राउंड्स कहते हैं। जैसे गांव में कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया, जहाँ लोग एक साथ जानवर चराते हैं। बरियल ग्राउंड जैसे कब्रिस्तान वगैरह हो गया। इसके अलावा जो है विलेज का जो बेसिकली पॉन्ड वगैरह हो गया, ठीक है, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स, ये अर्बन एरियाज़ में होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सब के लिए एक्सेसिबल होते हैं, हर कोई इनको यूटिलाइज़ कर सकता है, इसलिए इनको हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स बारी आती है नेशनल रिसोर्सेज की। अब देखिए, नेशनल रिसोर्सेज मीन्स द रिसोर्स विच बिलोंग्स टू अ नेशन, ओके, इज टर्म्ड एज अ नेशनल रिसोर्स। तो हर एक चीज़, बट बाय द वे एवरीथिंग, ओके, लीगली क्या होता है, हर एक चीज़ जो एक नेशन से बिलोंग करती है, एक नेशन में इधर इट्स एन इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी ओन्ड, चाहे वो इंडिविजुअली किसी की प्रॉपर्टी हो या कम्युनिटी की हो, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बेसिकली उसको हम नेशनल, उसको ना सरकार का प्राइम एक ओनरशिप होती है ऐसे रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो आपने अवश्य इसको देखा होगा कि जब भी सड़क, सरकार को सड़क बनानी होती है, ओवरब्रिज बनानी होती है, ठीक है, इसके अलावा जब उसको कोई और भी कंस्ट्रक्शन करना होता है एक्टिविटीज़, तो वहाँ पे वो सरकार क्या करती है, वो रेलवे बनाना होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी उसको ले लेती है लीगली, और उस प्रॉपर्टी का आपको कॉम्पेंसेशन दे देती है, उसका मुआवजा दे देती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी अगर हो, वो नेशन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो ना, उनको पावर मिला होता है कि वो किसी की ज़मीन को एक्वायर कर सकते हैं, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की होती है। तो जितने भी मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ के अंतर्गत होता है, और ओसेनिक एरिया ना, कोस्टल जो है एरिया से, जो हमारा कोस्टल किनारा है, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है, तो वो कोस्टल एरिया जो होता है वहाँ से ना, वहाँ के जो किनारे किनारे, ठीक है, दोनों तरफ इधर पूरा 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स जो समुद्री मापन की इकाई होती है दूरी की, तो नॉटिकल माइल्स जिसको हम 22.2 किलोमीटर कहते हैं, वहाँ तक की सीमा जो है वो एक देश से बिलोंग करती है। तो उसके अंतर्गत जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो भी नेशनल रिसोर्स कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स पारी आती है इंटरनेशनल रिसोर्सेज की। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, सो ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनली रेगुलेट होते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे रिसोर्सेस हैं जो इंटरनेशनली रेगुलेट होते हैं, जिनका नियंत्रण जो है इंटरनेशनली एक बॉडी करती है, या सबका जिसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब वो क्षेत्र कहाँ तक होता है, तो ओशैनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि 12 नॉटिकल माइल्स तक एक देश की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो उसके बाद
200 नॉटिकल माइल्स तक, उसके बाद का जो क्षेत्र है ओवर 200 नॉटिकल माइल्स, उसको हम EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो उस क्षेत्र को EEZ कहते हैं और वहाँ पे जो है वो किसी एक का हक नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी पे ना पूरी नेशन कम्युनिटीज़ जो है रूल करती हैं, जो उसके इर्द गिर्द पाई जाती है, और एक इंटरनेशनल कंसेंट के थ्रू, इंस्टीट्यूशन की कंसेंट के थ्रू वो उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो रिसोर्सेज के स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स संसाधनों की जो स्थिति है उनके विकास की ना, कि किस अवस्था में है, उनके स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे हम उनको 3 या फिर उसको कहीं कहीं हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 3 होता है लेकिन चौथा उसका एक सबसेट होता है लास्ट वाले का। ठीक है, अब इसमें बात आती है पहले की पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो एक बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स इन सब के बीच में, सो प्लीज़ लिसन इट केयरफुली। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, कि वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, ठीक है, और जिसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया गया है। उदाहरण के रूप में जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात वाला हिस्सा, जहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में क्या है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस चीज़ को लेकर के, विंड और सोलर एनर्जी को बनाने के लेकर के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है वहाँ पे, क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है वो, तो वहाँ पे हवाएं तेज़ होती हैं, वहाँ पे धूप तेज़ होती है, तो एक पोटेंशियलिटी है हमारे पास कि हम उनसे रिसोर्स बना सकते हैं, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज ना, या बना भी रहे हैं लेकिन अभी उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। क्लियर, दूसरे की ओर चलते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आती है डेवलप्ड रिसोर्सेज की। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो जिनकी सर्वेइंग हो चुकी है, जिनकी कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, इसको एस्टिमेट या आर्टिकुलेट किया जा चुका हुआ है। ठीक है जा चुका है, तो ऐसे रिसोर्सेज को, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिशेबिलिटी, और जो इनका डेवलपमेंट है वो लेवल ऑफ मींस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, और किस लेवल का जो है वहाँ पे फिशेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिशेबिलिटी मतलब पहुँच क्या है टेक्नोलॉजी का, उस पर ये डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस चीज़ को आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, कि हमारे केरला के कोस्ट पे, केरलन कोस्ट पे रेत जो पाई जाती है उसमें मोनोजाइट रेत कहते हैं। मोनोजाइट जो रेत होती है उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन थोरियम की मात्रा पाई जाती है, और वो जो थोरियम की मात्रा है, आप जानते हैं कि थोरियम जो है, यूरेनियम और थोरियम का काम क्या होता है। ठीक है, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम न्यूक्लियर एनर्जी की ओर बढ़ सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पे ना, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, टेक्नोलॉजी और लेवल ऑफ फिशेबिलिटी के ऊपर, कि हमारी कितनी पहुंच है और टेक्नोलॉजी कितनी है ना। हालांकि उसकी सर्वे हो गई है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें मालूम है, तो ऐसे रिसोर्स को हम डेवलप्ड रिसोर्स कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है स्टॉक रिसोर्सेज की। ठीक है, तो स्टॉक मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, वो कौन से मटेरियल होते हैं, स्टॉक मटेरियल्स जो हैं, स्टॉक जैसे नाम से मालूम पड़ता है, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं मटेरियल्स ना, और जिनके अंदर पोटेंशियलिटी है, क्षमता है कि वो इंसानों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे पास नहीं है। इनको लेकर के जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है ना,
वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे जो है रिसोर्सेस को हम स्टॉक में इंक्लूड करते हैं। अब देखो उसका उदाहरण क्या होता है कि जैसे वाटर है, आप जानते हैं कि ये दो गैसेस का कंपाउंड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, H2O के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन आप जानते हैं कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के रूप में, ठीक है ना। बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ, हमारे पास ऐसी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम वाटर और हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम उसको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम उससे पानी बना सके। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम स्टॉक रिसोर्स इसीलिए कहेंगे ना, कि जो एनवायरनमेंट में बहुत अवेलेबल है, जो हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन अभी तक जो है उसको यूटिलाइज़ करने की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, स्टॉक का अपना एक सबसेट होता है, मतलब इसी का ये स्टॉक बड़ा हिस्सा है, उसका एक छोटा पार्ट होता है, उसको रिजर्व कहते हैं, ठीक है। अब देखो रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, वो रिसोर्सेज, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका इस्तेमाल हम, ठीक है, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसकी मदद से उन रिसोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उनका यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया हो, तो ऐसे रिसोर्सेस को हम रिजर्व रिसोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? ओके, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर जनरेशंस, तो ये शायद इस उद्देश्य से रखे जाते हैं कि हमारी फ्यूचर की नीड सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पानी के जो है सोर्सेस, हम वाटर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा हमारे यहाँ बहुत कम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की इन कंपेयरिंग टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो हम समय के साथ पानी को, जैसे हम अभी तक केवल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं, डैम वगैरह जो बना करके, वो केवल जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, ऐसे ही क्षेत्रों में, लेकिन हम इसको प्लेन में भी बैराज वगैरह बना करके, छोटे छोटे चेक डैम बना करके हम पानी से बिजली बना सकते हैं। तो ये एक रिजर्व रिसोर्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम इससे एक रिसोर्स बना भी सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको स्टार्ट नहीं किया है, हम इसको फ्यूचर के लिए मान करके रखते हैं। तो इस तरह से इसको हम रिजर्व रिसोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो होप आपको ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। आपको ये कैसा लगा, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में इस साल से इंगेज हो रहे हैं, जिससे उनको इसका लाभ, उसका एडवांटेज मिल सके स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब बात आती है, अब हमने रिसोर्सेज को तो पढ़ लिया, लेकिन रिसोर्सेज का जो दूसरा पार्ट था डेवलपमेंट, अब हम लोग डेवलपमेंट के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ने चल रहे हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। तो अब जो हमारा ये सेक्शन है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो आप इसको जानते हैं स्टूडेंट्स कि रिसोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के साथ साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाइटल रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर में हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट की तरह हमें मिला हुआ है, ठीक है। नेचर का एक फ्री गिफ्ट की तरह हमें, ठीक है, एक फ्री गिफ्ट की तरह हमें ये मिला हुआ है। तो एक ह्यूमन मेंटालिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे साथ एक ह्यूमन मेंटालिटी काम करती है कि कोई चीज़ जब फ्री में मिलता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बहुत फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं कि हम इसको अधिक से अधिक मात्रा में ले लें,
ठीक है। तो जिस तरह से नेचर ने हमें एक फ्री गिफ्ट के रूप में ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, हम इसकी वैल्यूज़ को डिवैल्यूएट कर चुके हैं, इसकी वैल्यूज हमारे लिए घट चुकी है। और उसका रिज़ल्ट क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेटली ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। और उन रिसोर्सेज के यूज़ करने से ना ये समस्याएं आके खड़ी हो गई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, ठीक है, कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वाई इज देयर वाई इज इट इसेंशियल टू प्लान रिसोर्सेस, ठीक है, और टू डेवलप रिसोर्सेस। सो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है, वो नीचे दिया गया है, आप ध्यान से सुनेंगे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस, आज जिस तरीके से रिसोर्सेस डिप्लेट हो रहा है फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कि रिसोर्सेस क्या हैं, केवल कुछ इंडिविजुअल की लालच को सेटिस्फाई करने की केवल ना वस्तु बन के रह गई है। जिस तरह से घटाव हो रहा है, ये केवल कुछ इंडिविजुअल्स की लालच को पूरा करने का साधन बन के रह गया है ये। ठीक है। दूसरी चीज़ जो एक्युमुलेशन है, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस ना, वो रिसोर्सेस का जो है सेंट्रलाइजेशन कुछ हाथों में ही रह गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि समाज बट गया है दो हिस्सों में। ठीक है। एक सेगमेंट्स हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। ठीक है। तो वो सेगमेंट क्या हो गए, गरीब और अमीर के रूप में बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। समाज जो है इनकी वजह से, जब अब रिसोर्सेस जो है कुछ हाथों में सीमित होगा, तो जिन हाथों में नहीं है वो गरीब कहलाएंगे, जिन हाथों में होगा वो अमीर कहलाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्सेस जो है ये, इसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसके अलावा अंधाधुंध जो शोषण हो रहा है संसाधनों का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ये तमाम समस्याएं इनकी वजह से देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्लोबल पीस को बनाए रखने के लिए। ठीक है। बात समझ में आई कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी का जो है वितरण होना चाहिए रिसोर्सेज का। ठीक है। तो इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए, इसके अलावा जो है जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सस्टेन करने रखने के लिए ना, आवश्यकता है कि जो प्रेजेंट ट्रेंड है हमारा रिसोर्स के डिप्लेशन का, कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के द्वारा ना कंट्री में लगातार, वो हमारे फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इस प्लैनेट का, हमारे इस ग्रह का भविष्य खतरे में पड़ गया है। देयरफॉर इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है। सभी तरह के जीवन को जीवित रखने के लिए ना, उनको लगातार जीवित रखने के लिए ना, रिसोर्स प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो इनसे ये कंक्लूज़न निकला कि हमें क्यों डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, कल हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके जुड़े हुए रियो डी जेनेरियो समिट और एजेंडा 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसी होती है,
और रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, लैंड रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे लैंड का, लैंड यूज पैटर्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स, कुछ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। लैंड एडिशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल एक रिसोर्स के रूप में। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप की सॉइल्स को बारे में पढ़ेंगे। तो इट्स लॉन्ग चैप्टर स्टूडेंट्स, एक बड़ा चैप्टर है। सो इसको ख़त्म करने में एटलीस्ट 3-4-5 डेज़ एटलीस्ट स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स यहीं तक। ठीक है, और इस आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ प्लीज़ लेक्चर को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, घर में रहिए, लॉकडाउन 1 अनलॉक 1 के नियमों का पालन करें और कृपया घर से बाहर निकलते दौरान ना मुंह का फेस कवर या मुंह जो है ढक कर के निकलें। ठीक है, ये आपके और हमारे सब की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों मैं आज की क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे के टॉपिक्स को। तब तक आप पढ़िए और रिवाइज करिए। ओके, टिल देन स्टूडेंट्स, you enjoy yourself. Thank you very much for watching me. Thank you everyone. Good day ahead.